पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो बहुत दिलचस्प है और तारीख़ का मुताला करने वाले जितनी भी शख्सियात हैं वो जो कंक्लूड करती हैं उसकी फिर इम्पैक्ट आता है। ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका अगर कू होना था नवाज शरीफ साहब का तो वो नवाज शरीफ साहब को भी बता रहे हैं कि भाई ये कू होने वाला है तो आप अपने मामला सेटल करें। अगर इमरान खान साहब के बाजवा साहब के साथ और उस रजीम के साथ मामला कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं तो वो इमरान खान को भी बता रहे हैं। और भुट्टो और ज़िया के वाक़यात के तो वो आई विटनेस हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं। इजाज़ुल हक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती टाइम के लिए। सर मुझे जानना आपसे सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान का मुस्तकबिल इतने सियासी राजों के अमीन होते हुए और आपको क्योंकि पता है कि एग्जैक्टली हमारी रियासत का मिजाज क्या है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन का मिजाज आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। सबसे बेस्ट आप हैं पाकिस्तान। मैं इतना नहीं प्रिवी, वो मतलब अब ज़माने तब्दील होते जाते हैं, लोगों की थिंकिंग चेंज होती जाती है, एक्सेस नहीं होता इतना इंसान का। तो मैं मतलब एक हाइंडसाइड इन द सेंस कि मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस देखते हुए तो कुछ उसका तज्जिया कर सकता हूँ। ठीक। इमरान खान साहब की भी मुज़ाकरात करने आप जनरल बाजवा साहब के साथ और उस मुज़ाकराती टीम में भी थे बर्फ़ पिघलाने के लिए कि भाई हुकूमत ना जाए और बचत हो जाए, और आप उन दिनों इमरान खान साहब के साथ थे, बहुत करीबी थे, बल्कि स्टेज पे उन्होंने आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और परचम आपको जब अपना सौंपा उन्होंने, तो वो उन मुज़ाकरात का क्या बना? उन दिनों क्या हालात थे? देखिए ये होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बर्फ़ पिघलाने के लिए होती हैं या मामलात को सही करने के लिए होती हैं। जब आपस में तल्खियाँ होती हैं तो उनको दूर करने के लिए कुछ लोग बीच में अपना किरदार भी अदा करते हैं। ठीक। मेरी बाजवा साहब के साथ इतना मैं करीब नहीं था कि बिल्कुल ऐसे लैक होती, लेकिन उनकी मेरे फादर इन लॉ की और उनकी फैमिली की, यानी कि जनरल बाजवा के जो वालिद थे ना, मेरे फादर इन लॉ के सीईओ थे। माय फादर इन लॉ वाज 2IC। हिज फादर डाइड इन द लैप ऑफ माय फादर इन लॉ। राइट। इनके जो वालिद थे, तो उस वजह से एक बड़ा फैमिली का ताल्लुक़ था। तो बीच में मुझे इन सारे मामलात के अंदर कोशिश हमने की कि किसी तरह से मामलात पैचअप हो जाए। तो जब मैंने बताया ना आपको कि मैंने कहा फ़ोन उठाओ, बात करो और जाके मिलो, तो वो नहीं मिले उस वक़्त। लेकिन बीच में कुछ दोस्त थे, कुछ खान साहब की अपनी भी मर्ज़ी थी कि अगर एक मीटिंग हो जाए तो हो सकता है कि बर्फ़ पिघल जाए या मामलात आगे चल पड़े। 2 मीटिंग्स उनकी हुई थी ईवान सदर में, आपको मालूम होगा। अलवी साहब ने जो फैसिलिटेट की। हाँ, जो भी किया, मतलब लेकिन उनका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला। ब्लेम गेम थी आपस में, दे प्लेड अ ब्लेम गेम के तुमने ये किया, तुमने ये किया। मुझे जब उन्होंने कहा तो इट वाज लाइक नवंबर थी मेरे ख्याल में। मैं लंदन था फैमिली के साथ, तो मुझे कहा गया कि जी एक मीटिंग कोई अरेंज कर सकते हैं। तो खैर कोई दोस्त थे जो बीच में पड़े बीच में, तो उनकी मैंने एक आधे की मुलाकात करवाई खान साहब से कि पहले पूछ लो कि इज़ ही मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उस वक़्त वो शादरे पहुँचे थे, अभी चल लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे। लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे। नहीं, नवंबर वाला लॉन्ग मार्च है। ये नवंबर वाला लॉन्ग मार्च है। अभी आर्मी नवंबर चीफ की नहीं है, तकरीर होनी अभी है। नवंबर नहीं आया, अभी ये अभी 29 नहीं आया, अक्टूबर में है। अक्टूबर है। अभी तो चल पड़े लाहौर चल से। पड़े लाहौर से। शादरे पहुँचे थे, तो शादरे में मुलाकात हुई, तो बातचीत हुई, ठीक है करो भाई। मुझे फिर मैसेज आया, मैं लंदन में था, कि अरेंज करें। शादरा ये 29 अक्टूबर को पहुंचे हुए थे। भाई ऐसी कोई डेट होगी, मुझे एग्जैक्ट नवंबर डेट स्टार्ट खैर होना है मैं साहब। 1 नवंबर को फिर वहाँ से फैमिली को पीछे छोड़ के तो लंदन से स्पेशली आया। यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई। अगले दिन 12 बजे मीटिंग थी इमरान खान साहब के साथ। तो इंडिकेशन ये मिली थी कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं मुलाकात कर लूँगा 1+2, यानी 1+2 का मतलब कि आप आ जाएं, आपके 2 बंदे और साथ आ जाएं, और हो सकता है मेरे साथ भी 1+2 हो, 2 बंदे और हों। तो मीटिंग होगी आर्मी हाउस में, ठीक है ना। पहली तो ईवान सदर में हुई थी। तो मैं आ गया यहाँ से। 12 बजे हमारी मीटिंग थी 3 नवंबर को खान साहब के साथ। मैं वो नाश्ता कर रहे थे हम अंदर के, खैर अच्छे माहौल में गपशप शुरू हुई। तो कहने लगे कि क्या फिर बात बताओ। मैं कहा जी जिस तरह मुझे कहा गया था तो मीटिंग अरेंज हो जाएगी, बल्कि हो गई है एक किस्म की,
और इस तरह है कि 2 बंदे आपके साथ जाएंगे, 2 बंदे शायद उनके साथ होंगे। तो अच्छा कहाँ होगी मीटिंग? तो मैंने कहा आर्मी हाउस में। तो उन्होंने जंप लेके कर, तो मुझे डिग्गी में डाल रहे, मतलब वो डिग्गी वाली बात उनको याद आ गई। मैंने कहा नहीं, ये डिग्गी में नहीं डाल रहे, ये एक अच्छी मीटिंग होगी कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है अपने घर पे। और ये 3 नवंबर की मीटिंग है आपकी खान के साथ? मैं खान साहब के साथ, आगे ये नहीं पता कि डेट कौन सी होनी थी ठीक है, मीटिंग के ठीक लिए माना। तो कहने लगे कि चलो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा किधर? कहते आज वज़ीराबाद में। मैं हकीकतन 2 रातों से जागा हुआ था और मैं ऐसा था भी नहीं उनके साथ कि मैं जाके कंटेनर पे साथ जाता। तो मैं कहा मैं जाके सोऊंगा, जब आप आएंगे तो। उन्होंने कहा अच्छा मैं आऊँगा तो बात करेंगे। हम जाके सो गए। जब उठे तो पता लगा वहाँ पे फायरिंग हो गई थी, खान साहब ज़ख्मी हो गए। फिर अगली मुलाकात उनसे कोई 2 दिन के बाद शौकत खानम में हुई, जब वहाँ थे वो उस वक़्त। तो वो मीटिंग नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग हो जाती तो शायद कोई बेहतरी का रास्ता निकला था बीच। चले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, जो उन दिनों की जब आप बाजवा साहब की और इमरान खान की। मैं आपको बता रहा था कि कोलिशन में इलेक्शन लड़ा, 3.5 साल मुलाकात नहीं की। ठीक है, ठीक है ना। एक होता है ना कि भाई आप कोलिशन में इलेक्शन लड़े, प्राइम मिनिस्टर है, कुमरात ली हो, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप पॉलिटिक्स में हैं तो कम से कम और कुछ नहीं, जाके मिलना और बातचीत करना। कोई मेरा मतलब जी ही नहीं चाह के जाके, एक होता है ना कि मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर दिल करता है यार चलो हम जाके मिलें। तो मैंने कहा यार चलो अपने मसरूफियत है। एक आधी दफ़ा मैं एक दफ़ा बल्कि नईमुल हक साहब को मिला था, तो उन्होंने कहा था हम आपकी मीटिंग अरेंज करवाते हैं। मैं कहा भाई अरेंज करवाने की ज़रूरत नहीं, मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि मैं ख़ुद कॉल करूँगा तो एक दफ़ा में बुला लेंगे। फिर 5 मार्च को मैं उनको मिलने गया। 9 अप्रैल को हुकूमत ख़त्म हुई थी, रजीम चेंज, मेरा ख्याल है 9 अप्रैल था, 9 था। तो 5 मार्च को मैं मिलने के लिए गया पहली मरतबा। और वो भी इसलिए गया कि मुझे पता लग गया था कि भाई अब मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो इनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था आगे एज ए पॉलिटिकल एनिमल कह लें कि ये अगर किया तो इसमें फिर मुल्क के लिए बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ये नहीं कि उनकी कारकर्दगी कोई ऐसी थी कि मैं कहूँ इसको बचाया जाए, लेकिन मुझे पता था कि जो अल्टरनेट है वो ना तो डिलीवर कर सकेगा और ना ही लोगों के अंदर उसकी पजीराई होगी। ठीक है ना, क्यों हर किस्म के लोग इकट्ठे कर लिए थे ना, किसी को छोड़ा ही नहीं। ठीक। तो 16 पार्टियां या पता नहीं 13 पार्टियां जितनी भी थी इकट्ठी हो गई। अब 5 मार्च को तो मिला मैं उनको जाके। 5 मार्च को आपकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई, फिर कुछ देर के लिए मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, और फिर 1-on-1 भी मिले। फिर मैंने उनको कहा कि इनको ज़रा बाहर निकालें तो फिर हम मिलते हैं 1-on-1। ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई आपके मामला थोड़े ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या बात हुई? एग्जैक्टली कोट अन कोट अगर आप बात कोट एंड कोट मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप कहते हैं फिर बताए तो प्लीज़ प्लीज़। मैंने खान साहब को किस्सा सुनाया 1999 सितंबर में, जब मुशर्रफ साहब की और नवाज शरीफ साहब के आपस में इख्तिलाफ पैदा हो रहे थे। ठीक। और वो भी मैं प्रीवी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे, कि मुझे पता लग गया था कि मामलात अब संवरने वाले नहीं। इसके बावजूद कि उस वक्त मुझे कहा गया कि आप कैबिनेट में आ जाएं, ये कर लें वो कर लें, क्योंकि 97 के इलेक्शंस के बाद क्योंकि पहली खेप में हमें नहीं लिया गया था, तो फिर मैं उसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं ओहदा नहीं लूँगा अब, क्योंकि अगर आप इस काबिल ही नहीं हमें समझते कि वी शुड बी इन द फर्स्ट योर फर्स्ट चॉइस, देन वी विल स्टे टुगेदर। बट ठीक ठीक। तो फिर ये हुआ कि एक ट्रिगर हुई, उसको शरारत कह लें, उसको एक प्लान कह लें, उसको उस वक्त भी रजीम चेंज का ही प्लान कह लें इसको, या टू पुट द प्रेशर ऑन द प्राइम मिनिस्टर के यार ही शुड स्टे ऑन कोर्स। कई चीज़ें होती हैं ना इसमें। ठीक। तो एक लाहौर में इवेंट हुआ, मियां अजहर साहब आजकल MNA हमारे, वो PTI से हमारे सदर रह चुके हैं काफ लीग के, हमाद अजहर के बड़े वालिद जो हैं, उन्होंने एक लाहौर में कह लें जलसा किया, डेरा सईद, मियां सईद का डेरा है वहाँ पे। तो 3-4 हज़ार लोग उन्होंने इकट्ठे किए और वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की प्राइम मिनिस्टर पे, मियां नवाज शरीफ पे। ठीक। और उससे फिर पता लगा कि कोई आगे गड़बड़ होने लगी है। तो अगले दिन कहीं अखबार में छोटी सी खबर आई कि इजाज़ुल हक साहब भी जो हैं, वो साहब कह रहा हूँ अपने आप को, कि वो मियां अजहर के ग्रुप में आप सुर्खी उसकी बता रहे हैं, तो वो मैं ये आई थी बात आई। ठीक।
तो मैं था अमेरिका में था, न्यू जर्सी गया हुआ था अपनी बहन के पास। तो वहाँ मुझे कॉल आई, मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं, और हकीकत है मुझे नहीं पता था। बाहर जब मैं जाता हूँ तो ना तो मैं पाकिस्तान का कोई ख़बरें देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया तो आजकल है, उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था जब ये बात है 99 अगस्त की। तो मैंने कहा मैं मुझे तो पता ही नहीं। उनका मैंने कहा क्या हुआ, उनका ये हुआ, तो तरदीद कर दो। मैं कहा आप कर दो, मतलब जब मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने कहा मैं करवा दूँ, मैं कहा आप करवा दें। खैर अगले दिन तरदीद आई होगी, मैंने देखी भी नहीं तरदीद। मैं लैंड गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जाएंगे, प्रोटोकॉल से फ़ोन आया उसी दिन सुबह कि गिलगित और स्कर्दू का विज़िट है और आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना है। मैं कहा मैं रात 3 बजे वापस पहुँचूँ यार, मुझे जेट लगे, मेरा क्या काम है, ना मैं वज़ीर ना मुशीर ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपने जाना है। तो मैं चलो खैर वो तय हो गया, मैं चला गया साथ। तो जब मैं वहाँ गया तो खैर मुशाहिद हुसैन साहब साथ थे, वो इज़ प्रिवी टू ऑल द, परवेज़ रशीद साहब थे, सैफुर रहमान साहब थे, जनरल मजीद मलिक साहब थे। और मैं टेंशन देख रहा था कि भाई ये इस वक्त ये आपस में मामला जो हैं ये काफ़ी टेंस चल रहे। ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो वापसी पे जब हम आ रहे थे तो C-130 जहाज़ आपने देखा होगा, गाँ गाँ करता है आवाज़ उसकी, बड़ी इस किस्म की है। तो टैक्सी कर रहे थे, तो मेरे आगे बैठे हुए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैं उनकी पिछली सीट पे था। मेरे साथ बैठे हुए थे उस वक्त होते थे DG इन्फेंट्री जनरल मुनीर हफीज़ साहब, और परली साइड में बैठे हुए थे बहुत से, मतलब ये बाकी जितने भी, मुशाहिद साहब हो गए, जनरल मजीद मलिक हो गए, सैफुर रहमान साहब हो गए। तो इंसान जब 2 दिन के बाद आते हैं ना तो पहला काम करता है अखबार उठाता है। तो मैंने अखबार उठाया तो वहाँ पे एक लिखा हुआ था कि जी कोर कमांडर मंगला सो एंड सो हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैक टू GHQ। जब एक तो गोल्फ शॉल्फ में सबसे मुलाकात हो जाती थी, जब गोल्फ खेला करते थे, कोई पार्टनर भी होते थे। तो मैंने एकदम देख के ना, मैंने कहा यार ये तो अभी 3-4 महीने हुए हैं ट्रांसफ़र हुई है, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो मैंने मेरे साथ जो बैठे थे उनको मैंने कहा, मैं कहा सर ये ख़बर देखी आपने? उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया। तो मतलब ये बड़ी एक सेंसिटिविटी का आलम ये था, तारीखी हाँ हिस्सा आपको बता रहा हूँ। खैर उन्हें शायद मालूम भी ना हो, क्योंकि ठीक। तो मेरे आगे बैठे थे, जहाज़ टैक्सी कर रहा था, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ना शोल्डर पे, यहाँ वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हाथ रखा तो उन्होंने मुड़ के मुझे, हाँ इजाज़। मैं कहा सर ये आई हैव जस्ट रेड द न्यूज़, तो इस तरह ख़बर आई है। तो 3 महीने में, मैंने कहा 4 महीने में इज़ बीन ट्रांसफर बैक। मैं कहा बट हमारे लिए अच्छा है। मैं कहा वी यूज़ टू प्ले गोल्फ टुगेदर उस समय। तो उन्होंने एकदम अचानक ना कहा कि आई होप दे विल स्टॉप इंटरफेयरिंग विद माई कमांडर्स। ओह जी, वो जो पूरा बैकग्राउंड उस, ठीक है ना, कोर कमांडर मंगला का। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं एकदम, मेरे मतलब के पाँव के नीचे से ज़मीन तो नहीं थी, पर जहाज़ था वो निकल गया। और इस इवेंट के अभी बात ख़त्म हुई थी, मैं बैठा भी सोच ही रहा था, तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब आए, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं ऊपर कॉकपिट में। मतलब C-130 की कॉकपिट है, 2 बेड होते हैं पीछे, तो वहाँ वो बैठे हुए थे। खैर हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई। उन दिनों में खैर मियाँ साहब को भी टेंशन थी, उनको पता भी था ये सारा मामला चल रहा है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर विद ऑल दी एजेंसीज अंडर हिम, उनको पता होगा कि ये गड़बड़ चल रही है। तो मुझे कहने लगे भाई अगर रीशफल करने लगे हैं तो आपको भी कैबिनेट में आए, ये वो करें, फलाना करें। मैंने कहा जी एक तो एतमाद बहाल करें, दूसरा आपके मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इनको ठीक करें। क्या मतलब है आपका? मैं कहा जी आपके और फ़ौज के मामला था सब। मैंने बिल्कुल नहीं जिक्र किया कि नीचे क्या बात हुई, क्योंकि उसके बाद तो मतलब कुछ रहता ही नहीं था ना। तो खैर हम 55 मिनट तक यही गुफ्तगू करते रहे। मैंने सारा किस्सा बताया जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता था कि हैंड पिक्ड 7 लोगों के ऊपर से, तो फिर भी एंड में जाके इंस्टीट्यूशन ने जब सारों ने फैसला किया तो ही कुंट डू एनीथिंग।
मैंने कहा उनके पास एक ही चॉइस थी कि या वो रिज़ाइन करके घर चले जाते या वो करते जो सारे फ़ौज की सोच थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है ये, एक इंडिविजुअल की तो ये कभी भी मर्ज़ी से नहीं चलता। तो और भी मैंने किस्से बताया उनको कि ये हुआ ये हुआ। ये अब आप नवाज शरीफ साहब को तारीखी पस मंज़र से भुट्टो साहब की एग्जांपल देके बता रहे हैं। सारे एग्जांपल मैंने दिए, आप एक भुट्टो नहीं सानी दिया, ना कई बनिए। एग्जांपल दिए कि मतलब आसिफ नवाज का आप बेसिकली उन्हें कह रहे हैं कि आप भुट्टो सानी ना बनिए, जीत ज़्यादा की होगी, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह उन्हें रहा बता था रहे हैं कि कि मामलात मारूजी को ठीक कर लें। ठीक, अभी ये सितंबर का महीना है, जी, ठीक, 3, 4, बिल्कुल 5 ठीक, तारीख है, बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल ठीक। वापस आ रहे हैं। बहरहाल मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो हम नीचे आए, अब जो भी आगे लंबी स्टोरी है, बात ख़त्म हो गई। 12 अक्टूबर आ गया, टेक ओवर हो गया। 1999 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस किस्से का ना एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस खान साहब को सुनाया। अब आप तारीखी हवाले जोड़ रहे हैं मैं बेसिकली, उनको बता रहा हूँ, भुट्टो साहब से शुरू हो रहा है और आप ये तारीखी हवाला 99 में नवाज शरीफ साहब को सुना रहे हैं। हाँ। और 2022 में 5 मार्च को मैं ये खान ये साहब को इमरान सुना रहा खान को था। सुना रहे हैं। कोई भुट्टो का जिक्र नहीं था उसमें, सिर्फ ये जिक्र था कि मैंने मियाँ साहब को आगाह किया। 99 का जिक्र किया आपने उनके साथ। हाँ, कि खान आपके साहब। हालात ठीक नहीं है, आप ये मामला कर लें। मैं कहा, उन्होंने फिर यही कहते रहे कि ये मेरे पे छोड़ दो और तुम बताओ कि मतलब कि आगे हमने कैसे चलना है वगैरह वगैरह। खान साहब कहते मुझे क्यों बता रहे हो ये? मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसी पोजीशन में हैं जहाँ वो थे उस वक्त। ठीक है ना, बिल्कुल ये हमारा मतलब तो आपस वो में माने आपके सामने कि हाँ मैं उसी पोजीशन पे हूँ? नहीं नहीं, डिनाई किया उन्होंने? वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं हालात ठीक है, ये फलाना फलाना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं क्या करूँ। उस वक्त नवाज शरीफ भी नहीं आपके सामने माने थे? नहीं माने थे वो। ओके। मतलब उन्होंने हाँ ना नहीं कि, उन्होंने कहा मैं संभाल लूँगा इसको, तुम छोड़ दो। और इधर इमरान खान ने कहा मैं संभाल लूंगा। उन्होंने कहा कि हालात ठीक है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं तो मिलता हूँ कल। तारीखी पस मंजर कल भी हमारी मुलाकात है, मतलब उसके बाद भी मुलाकात होगी। तारीखी पस मंजर में ना उस वक्त नवाज शरीफ मुशर्रफ संभाल सके, ना बाजवा को इमरान खान संभाल सके। अब तो तारीख है। एक बात उन्होंने मुझे कही कि भाई मैं क्या करूं, तो बीच की बातें सारी छोड़कर, तो मैंने ऐसे इशारा किया था, फ़ोन पड़ा हुआ था, मैं कहा फ़ोन उठाएं और चीफ़ को फ़ोन करें और उसे कहा मैं रात को खाना खाने आ रहा हूँ। ये आपने इमरान खान को कहा? खान साहब को कहा मैंने। और वहाँ जाके मैंने कहा 1 to 1 बात करें उनसे और जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन फिर वो आगे फिर लंबा किस्सा सुनाने के बजाय आपने देख लिया कि फिर क्या हुआ। नहीं तो इमरान खान ने फ़ोन नहीं पिक किया फौरी और नहीं मिलाया? फौरी तो करना भी नहीं था ना, मैंने तो ये कहा कि आप करें, मतलब उसने नहीं किया। फिर मतलब हमारा आपस में मेरे ख्याल 5 के बाद इनकी कोई 1-on-1 मुलाकात है भी नहीं हुई। अगले दिन हुई, उसके बाद कामरा में हुई, उसके बाद और भी हुई। अच्छा, लेकिन वो हर मीटिंग के बाद मुझे बताते रहे कि नहीं मामला ठीक है, ये वो वगैरह वगैरह, उसको छोड़ें आप। ओके। लेकिन बाजवा तरफ से आपको पता चलता रहा उस साइड से कि भाई हालात ख़राब ही हैं? नहीं, मेरे मतलब इतना कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं था कि मैं पता करता, लेकिन मैं जनरली नोइंग दी सिचुएशन तो पता होता है इंसान जी, को, राइट, जी, लोगों से ठीक, बात बिल्कुल होती ठीक, है। बिल्कुल ठीक। तो ये मतलब कि पस मंज़र है इन सारी नेगोशिएशंस का। लेकिन हुआ क्या, मई में इन्होंने पहला लॉन्ग मार्च पेशावर से किया। 21 मई को ऑफ़र हुई कि आप इसको पोस्टपोन कर दें और IMF से मुज़ाकरात होने दें, उसके बाद हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। उस वक्त मेरा ख़्याल है कि PDM की हुकूमत के जो करते धरते थे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, दीगर, वो भी तकरीबन उनको भी इमादा कर लिया गया था मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन खान साहब ने वही किया कि चढ़ाई कर दी, मतलब मार्च कर दी। तो उसके बाद फिर हालात ख़राब ही होने थे, फिर नहीं बात बन सकी। वो इसका मतलब था कि जो उनको ऑफ़र दी गई है, बीच में एक आधी कॉल भी गई, आपने देखा होगा कि मीटिंग के दौरान शाह महमूद साहब को जो कॉल गई थी, तो खान साहब ने उनको कहा कि नहीं उठाना, अभी नहीं सुन, पेशावर में जो थी मीटिंग थी उसमें। तो ये हमारा जो मैं कह रहा हूँ, इसका पस मंज़र इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इख्तिलाफ़ात जो पैदा होते हैं ये दूर भी हो सकते हैं अगर इंसान जो है वो हिकमत अमली से चले और बेहतर हो। लेकिन मुशीर कुछ ऐसे होते हैं जो कि सुलझाने के बजाय उलझा देते हैं। भाई फ़र्ज़ करें आपको अडयाला जाना पड़ जाए या आपकी कोई खुफिया मुलाकात इमरान खान से प्लान हो जाए, जो हमारी कैमरे की नज़र से महफूज, मतलब आप महफूज रहें और आप चले गए, जिस तरह 24 तारीख से पहले होती रही हैं। हाँ, किस 24 से? ये इस 24 से जो अभी
इनका था। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ जाके डयाला मिलती रही, वो कह रहे हैं? हाँ, खाली तहरीक इंसाफ नहीं मिलती रही, और भी मुलाकातें होती रही। कौन मिला है? मैं कौन तो नहीं मिला ना, ये तो कौन तो मुझे नहीं पता कौन मिला है, कौन लेकिन कौन मिला है? रात के 12 बजे मिले हैं, रात को 2 बजे मिले हैं, रात को दिन में मिले हैं, तो मुलाकातें तो होती रही ना। अदर देन पीटीआई? ऑफ कोर्स। और ताकतवर हल्के भी? मैं नहीं कह रहा ताकतवर हल्के थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मुलाकातें हो रही थी आउट ऑफ द वे जाके, तो कोई तो इजाज़त दे रहा था ना एजाजुल हक के अलावा मिलने के लिए। तो आप गवर्नमेंट में से भी कुछ लोग गए होंगे फिर? नहीं, गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट से कोई गया है, लेकिन गो बिटवीन बहुत से लोग होते हैं। मैं समझ लो मुझे भेज दिया जाए, भाई तुम जाके समझाओ, तुम्हारी बात सुन लेगा ये, कोई ना कोई तो गया होगा। बहुत सारे लोग आप कहते हैं हो चुके हैं? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है कि काफ़ी पेशरफ्त हुई थी 24 से पहले बातचीत में, काफ़ी आगे बढ़ रही थी बात। 24 से पहले स्टेज क्या थी, किस स्टेज पे बात पहुंची हुई थी? और अगर देखें ना, अगर 21 मई 2023 था उस वक्त, कब था जब ये पहली इनकी लॉन्ग मार्च पेशावर से हुई, जब हाँ 23 था ना, 23 था। अगर उस वक्त भी वो बात मान ली जाती तो हो सकता है हालात आज कुछ और ही होते। ठीक है कि नहीं? अगर उस लॉन्ग मार्च को जब कहा गया था कि इसको आप पोस्टपोन कर दें, आगे चलकर हम इलेक्शंस करवा देंगे, असेंबलियाँ तोड़ देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी कि करवा देंगे, तो हो सकता है उस वक्त इतना वो जो रजीम चेंज के बाद एक मतलब शुरू हुआ था इनका नैरेटिव बिल्ड करना, वो इतना हुआ भी नहीं था उस वक्त तक। ठीक है ना? तो उस वक्त कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। रजीम चेंज के वक्त भी अगर इलेक्शन हो जाता तो मेरा ख्याल है कि यही लोग आ जाते गवर्नमेंट के अंदर जो अब बैठे हुए, या उसमें पीडीएम में बैठे हुए थे जो लोग। ठीक है, मतलब एक पॉपुलैरिटी होती है ना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए। मसला चले इसे आसान कर मुश्किल होती है, बहुत आसान कर लेते हैं कि पीएनए के मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त और यहाँ पीडीएम के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इनमें मुमासलत आपको कोई है इन वाक़यात में, या इनके भी मंतकी नताइज वही निकल सकते हैं कि कोई तख्ता दरार पे झूल जाए, फ़र्ज़ करें खुदा ना करे धारा उस तरफ जाए तारीख का, या तारीख अपने आप को रिपीट करे? पीएनए की और पीडीएम की आप मुआवजा ही नहीं कर सकते। क्यों? कि अवाम सड़कों पे थी, 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा हुआ था, फ़ौज गोली चलाने से इनकार कर रही थी, ब्रिगेडियर रिज़ाइन कर रहे थे। उस ज़माने की फ़ौज देखें ना, ये आज की फ़ौज उस ज़माने की फ़ौज में बड़ा फ़र्क था। वो बहुत छोटी फ़ौज थी। 77 में 4.5 कोर कमांडर होते थे सिर्फ, ठीक है ना, 4.5, 4 मतलब के कोर कमांडर और एक मेजर जनरल को दिया हुआ था कोर कमांडर का चार्ज दिया हुआ था। ठीक, तो ये और आज की फ़ौज में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त अगर एक ब्रिगेडियर भी रिज़ाइन करे मतलब कि इस वजह से कि मैं मार्शल लॉ के होते हुए मैं गोली नहीं चला वहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसके साथ करें कि जी मुआवजा करें इसका। उस वक़्त कितने लोगों को शहीद किया गया एक, और देखें पाकिस्तान के अंदर जब भी कामयाब तहरीकें चली है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मजहबी वो हुआ है, क्या कहते हैं, मजहबी कोई ना कोई उसमें आंसर हुआ है उसके पीछे, इंटरफेरेंस आ गई है, चाहे वो ख़त्म नबूवत हो, चाहे वो नफाज इस्लाम हो, नफाज मुस्तफ़ा हो, तो वो फिर चला। ये मतलब अब इसको इस तरह कंपैरिजन कर लें कि एक भुट्टो का ट्रायल हो रहा था, एक इमरान खान का ट्रायल हो रहा है, तो दोनों का नतीजा एक ना निकला है, इस पे आप क्या फोर्स कर रहे हैं? साहब ने किसी को मरवाया तो आप उससे क्यों मुआवजा कर रहे हैं? नहीं, 9 मई तो पड़ा है ना उन पे, 9 मई पड़ा है, फिर 26 पड़ा है। 9 मई पे भी कोई शहीद तो नहीं हुआ, किसी बंदे को तो नहीं मारा। रेंजर्स 26 को हुए हैं ना शहीद, वो तो 26 पे, तो फिर अब अगली बात करें ना, 26 का क्या है ना, कुछ भी ऐड ऑन हो सकता है। नहीं 26 की और बात है, 9 मई की और बात है। आप कह रहे हैं कि इस तरह का नहीं, कोई संगीनी नहीं है? मैं नहीं समझ, कोई संगीनी नहीं उस तरह की, मैं नहीं समझ। और आपको मौका मिले खान साहब से मिलने का रात के अंधेरे में, 14वीं का चांद हो, तो क्या आप जाके मशवरा देंगे, आप क्या बात करेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर मैं मिलूँगा तो पहले तो मेरी बात वो बड़ी अच्छी तरह सुनते थे, समझते थे, और उस पे रिएक्ट भी करते थे, अमल दरामद भी करने की कोशिश करते थे, अच्छी गुफ्तगू भी करते थे, अच्छे बयान भी देते थे। फिर 2 दिन बाद अगर कोई जाके कान में कुछ डाल दे, जिस तरह ये 24 तारीख वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बातचीत जो चल रही थी, वो भी किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकती थी अगर बीच में कोई जाके स्पैनर ना फेंक देता। तो वो किस स्टेज पे पहुँची थी? और मैं मतलब एग्जैक्ट स्टेज तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी गुफ्तगू थी, कुछ रिलीफ देना था, कुछ बेलें करवानी थी, कोई वगैरह वगैरह आगे
जो कुछ भी सुनने में आया हमारे। तो वो इमरान मान रहे थे सारी बातों पे, कन्विंस्ड थे? मतलब एक अच्छी गुफ्तगू तो हो रही थी, नहीं ये एक पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही थी। देखे ना, ये अब पॉजिटिव नहीं है कि कमेटी बना दी गई है। पहले आप सोच सकते थे कि कमेटी बनाएंगे। देखे ना, इवेंट्स इवॉल्व होते हैं। इमरान खान अगर गवर्नमेंट को चलने दें या निज़ाम को किसी जगह चैलेंज ही ना करें, फ़र्ज़ करें, तो वो रिलीफ मिल जाएगा और नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें। इसी बात पे शायद वो नहीं मान रहे, इसी बात पे अड़े हुए हैं शायद। आपकी क्या इतला है इस पे? देखें, अब अड़ने की बात नहीं है कि मैं चलने नहीं दूंगा। चल तो रही है ना गवर्नमेंट, और हर तरीके से उन्होंने कोशिश कर ली, तो नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। मतलब उनको नुकसान ही हुआ ना, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ इन चीज़ों से जो जो करने जा रहे हैं। फिर लोग भी, मतलब गवर्नमेंट होती है यार, स्टेट इज़ अ स्टेट। तो ये मतलब एक ट्रेंड जो है ना वो गलत सेट हो गया। मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे नज़दीक ये ट्रेंड गलत सेट हो गया। हमने भी अपोजिशन की है, बड़ी तकड़ी अपोजिशन की है, जेलों में भी गए हैं, लेकिन निशाना क्या होता था? अपोजिशन होती थी। मतलब हम अपोजिशन थे तो गवर्नमेंट का निशाना होता था। उन्होंने भी हमें रोका, हमें पकड़ा, हमें जेलों में डाला। एक साथ हम तकरीबन पिंडी सिर्फ से कोई 2-2.5 हज़ार लोग पकड़ के अंदर डाल दिए गए थे जब पहिया जाम हुआ था। लेकिन इस किस्म के हालात नहीं हुए कि हम उठ के तो बाहर निकल के तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दें। मतलब ये तो एक ट्रेंड ही गलत सेट हो गया ना, चाहे जिस वजह से भी हुआ। तो आप समझते हैं कि अभी मुज़ाकराती कमेटी जो है, इसके पास जो ताकतवर हल्के हैं उनका भी पूरा मैंडेट है आप लोगों के पास? देखें, ये कहा जाता है कि जी हुकूमत अलग है, इस्टेब्लिशमेंट अलग है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, पेज कह लें, पेज तो मजाक ही बन गया अब, कि बग़ैर मुशावरत के, और मैं समझता हूँ होना भी नहीं चाहिए कि बग़ैर मुशावरत के आगे चलना, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बात है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट है और आपके साथ इतना इंटरेक्शन है तो लाजमी बात है आपने गुफ्तगू की होगी यार कि इस तरह हमें करना चाहिए। और तो मेरा ख्याल है कि बग़ैर मर्ज़ी के तो नहीं हो रहा हो। क्या मैंडेट है कमेटी के पास? वो क्या दे सकती तहरीक इंसाफ को? एक तो आपने उनके इनिशिएटिव की बात कर दी ना, वो तो बहुत अच्छा आपने किया कि जो पाबंद सलासिल है, बहुत सारा बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस पर है, चलें ये भी ठीक है। लेकिन आपके पास क्या देने को है, क्या दे सकते हैं? ये तो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या देने को है। ये तो देने वाली चीज़ें तो इवेंचुअली आती है ना। एक तो वो रिहाई करवा दें जी खान साहब के जितने साथी हैं, हाँ। उनकी रिहाई हो जाए, यास्मीन बीबी और सारी। और दूसरा सबसे बढ़कर जो उनका जुडिशल कमीशन बन जाए 26 को भी, और जो आपका इलेक्शन रिगिंग का जो प्रोसेस है उस पर भी कमीशन बन जाए। और मेरा ख्याल है इलेक्शन रिगिंग के पे कोई जुडिशल कमीशन की बात नहीं हुई। उनकी 9 मई और 26 मई पे 9 और 26 ठीक है, हाँ, चुकी है। तो इसको अगर मुतालबे को मान लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे मुझे बताएं कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बात तो देखें ना, अगर ये कहें जी कि आप पहले खान साहब को रिलीज़ करें फिर हम बात करते हैं। मैं एक मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा हुआ है कभी? एक मुझे बता दें, नवाज शरीफ अंदर रहा है, शहबाज शरीफ अंदर रहा है, जरदारी अंदर रहा है, मोहतरमा अंदर रही हैं, कि जी आप केसेस आपकी अदालत में हैं और आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ उनको रिलीज़ कर दें, तो वो रिलीज़ तो कर नहीं सकते आप। इट हैज़ टू गो थ्रू द प्रोसेस। बेनज़ीर साहिबा ने भी हाउस अरेस्ट काटा, नवाज शरीफ साहब जेलों में रहे, इमरान भी अब हैं। तो आप कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें सबका, जमहूरी जितने भी लोग हैं, भुट्टो साहब के बाद, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन बेहतर रहा जेल काटने में, किसका सलूक बेटर था जेल काटने में? आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है हर एक ने अपनी अपनी पी काटी है। मतलब किसी ने अच्छे अंदाज में काटी है, किसी ने मुश्किल में काटी है, लेकिन जेल जेल होती है। देखें, इट इज़ नॉट ईजी। हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते। मतलब जो अच्छी जेलें भी काटी जैसे हमने काटी, मैं उस मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे साथ कभी जेल के अंदर कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, ठीक है ना। सहूलतें हमें दी गई, खाने हमारे बाहर से आते थे, फ्रूट हमें आता था, कमरे भर जाते थे फ्रूट से। मतलब 24 दिन रहे एक दफ़ा, और मतलब कम ही रहे हम लोग, इतना ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन फिर भी अंदर अंदर होता है।
चाहे आप कितने भी उसमें रह रहे हो, हम 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठे हों तो मतलब खेलते भी हैं, गप्पे भी लगाते हैं बैठकर, तो लेकिन अंदर कभी किसी ने कोई तंग नहीं किया था। सुपरिटेंडेंट जेल भी मिलता था तो इज़्ज़त के साथ, ठीक। घर से भी कोई आता था तो इज़्ज़त के साथ। इमरान खान का आप मुस्तकबिल आप फिर क्या देख रहे हैं? रिहाई हो जाएगी किसी स्टेज पे, हो भी सकती है, या रिहाई विद ज़ुबानबंदी कि आप जी आएँ बैठें सुकून से, सिस्टम को चैलेंज ना करें, और अगर वो इस बात को मान लेते हैं तो रिहाई भी पॉसिबल है, या इस वक्त सिस्टम के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए? क्योंकि जनरल ज़िया साहब के बारे में भी जब बात की जाती है तो सबसे बड़ा यही नुक्ता उठाया जाता है कि जनरल ज़िया उस वक्त भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी को, उससे वो अफ्रेड थे या उनसे वो खौफज़दा थे। बाद में तो वो मैनेज हो गई पॉपुलैरिटी सारी, कट टू पीसीज हो गई, पार्टी टूटी, सारा कुछ टूटा, तख्तादार पे भी बंदा झूल गया। इस पे बताइए। देखिए पॉपुलैरिटी जो है ना, पॉपुलैरिटी को रिफ्लेक्ट करना कि एक आप पॉपुलैरिटी आपकी जब आप गवर्नमेंट में, एक पॉपुलैरिटी आपकी जब आप अपोजिशन में, आपका एक नैरेटिव जो आगे चलता है। भुट्टो साहब वाज अ पॉपुलर लीडर बट ही वाज नॉट एन इलेक्टेड लीडर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द स्प्लिट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे यहाँ पे उस वक्त, चाहे वो जीत कर आ जाते। मतलब एक मैंडेट को उन्होंने तोड़ा। मतलब मेरे नज़दीक तो इधर हम उधर तुम था, वो माने ना माने इस बात को कि जी किसी ने लिख दिया था। तो लेकिन यही नहीं, मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ ना। हाँ ठीक, चलिए आप कहें कि भाई जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, मार्शल लॉ था, ये था, वो था, लेकिन अगर इतनी पॉपुलैरिटी होती तो वो रिफ्लेक्ट होती ना। तो बाद में क्या हुआ? सब खामोश हो गए, चाहे डर के खामोश हो गए या जिस तरह भी खामोश हो गए। तो खान साहब की भी पॉपुलैरिटी, मैं नहीं कहता। जनाजे पे 9 बंदे थे हैं, 3 को फैमिली के थे, बाकी फौज के थे। चलो वो तो खैर आप कह सकते हैं ना कि फौज के उसके अंडर हुआ सारा कुछ, यहाँ से गया हुआ, तो उसको मतलब रिस्ट्रिक्शन थी या जो भी आप कह लें, ठीक है ना। ठीक। तो तारीख की मतलब बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब मैं अपने वालिद का कहता हूँ, जब उनको शहीद किया गया, उन्होंने कहा जी 11 साल एक डिक्टेटर कह लें या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कह लें, फौजी हुकूमत वर्दी में, तो प्लानिंग यही थी कि इसको हटा दिया जाएगा तो लोग भाई खामोश होकर बैठ जाएंगे। तो 20 तारीख को एक नया ज़िया-उल-हक पैदा हो गया, जिसने नवाज शरीफ के सर पे भी वज़ीर आज़म बनने के लिए हाथ रखा, और एक मतलब पॉलिटिकल बेसिकली लेगेसी सामने आ गया। आप जो थीसिस दे रहे हैं उस थीसिस में आप कह रहे हैं कि भुट्टो मर चुका है, ज़िया ही जिंदा है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कौन मर गया और कौन जिंदा है। मैं ये बात कर रहा हूँ 88 के बाद की। अच्छा, राइट, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। अगले जो 3 इलेक्शन हुए 88, 1993, वो तकरीबन मर्द मोमन मर्द हक के नाम पे हुए। मतलब नॉट फ्रॉम दी पीपल्स पार्टी, तो अपनी एक उनकी है ना लेगेसी। नवाज शरीफ साहब भी उसी लेगेसी को लेकर चले, आगे लेकर चले। फिर बाद में 99 तक वो, फ्रॉम 88 ऑनवर्ड्स टिल 99, हर बरसी में वो ही वाज प्रेजेंट एट फैसल मॉस्क। इवन बिफोर ही वाज, मैं डिस्पोज तो नहीं कहूँगा, जब उतारा गया उनको 12 अक्टूबर को, 17 अगस्त को ही वाज एट फैसल मॉस्क। वो उठा के आप देख लें, जलसा हुआ था बहुत बड़ा वहाँ पे, तो वो वहाँ पे थे। अब 99 में उनके दिल में भी वही आया था, लेकिन उनकी हिकमत अमली एक बेहतर थी इमरान खान से, कि इमरान खान ने अपना गुस्सा उतार दिया, और उस गुस्से में उन्होंने अपना नुकसान भी किया, पार्टी का भी नुकसान किया। नवाज शरीफ ने उसको जब्त कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि उनको बहुत गुस्सा था, उनके वालिद को बहुत गुस्सा था जो उनके साथ हुई 12 अक्टूबर के बाद। मेरे साथ उनकी गुफ्तगू भी हुई, 3-3.5 घंटे की मीटिंग भी हुई उनके वालिद के साथ। लेकिन पी गए, वो पी गए, मतलब कि मतलब मैं पी कहता गए हूँ तो आज कि इक़्तिदार में बैठे हैं। सही हिकमत अमली थी। एक आप कह रहे हैं दुरुस्त मरतबा हिकमत अमली। कोई एक मरतबा नहीं पिया उन्होंने, 2-3 मरतबा पिया, तो 2-3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी बने। गुजरांवाला की भी तकरीर उनकी उठा के देख लें, बाजवा और फैज़ का नाम जब लिया, ठीक है कि नहीं। तो लोग कहते हैं कि ये क्या किया, मैंने कहा ये अक्लमंदी की उन्होंने, अक्लमंदी थी, तो तभी मतलब ये मनूवर टू कम बैक टू पावर। आज उनकी बेटी भी चीफ मिनिस्टर है, उनका भाई भी प्राइम मिनिस्टर है। यही अगर वो दीवार से टक्कर मार के सुराख करने की कोशिश करते तो शायद ना हो सकता। उन्होंने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, वो कामयाब हो गए। आप चूँकि बहुत सारी जगहों पे आई विटनेस हैं, और मैं भी तारीख़ के तालिब इल्म की तरह आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकें। नवाज शरीफ साहब के भी मुशर्रफ के साथ हालात ख़राब करवाने में मशीरों का अमल दखल था, चूँकि उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं बताया था वो मुशर्रफ को सैक करने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सैक होने के बाद कहा कि मुझे बता देते,
तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि तुसी फिर सानू करन देना सी। तो वो तो अपने चेस्ट के साथ कार्ड लगा के रखते थे, तो फिर मशीरों वाली बात तो इसका मुझे गाइड करें प्लीज। वो सारी की सारी मोस्ट प्रॉब्ली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और कहते हैं ना कि मतलब इस साइड पे भी कुछ लोग होंगे जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, उस साइड पे भी कुछ लोग होंगे जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। ये समझते रहे कि ये मुझे हटा देगा, वो समझते रहे ये मुझे हटा देगा, और वो क्लैश हो गया आपस में। नहीं, काबीना के कुछ लोगों से मैंने बात भी की, कुछ रिकॉर्ड पे भी आए उस वक्त की काबीना, उस वक्त के लोग, तो उन्होंने कहा कि ये हम सैक ना भी करते, मुशर्रफ प्लान करके बैठे थे, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा देनी थी, और हमने तो फिर ये अपनी नवाज शरीफ साहब ने किया अपने आप को बचाने के लिए कि शायद ये कार्ड चल जाए। और सितम ज़रीफ़ी आप देखें कि डीजी आई हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि सारा प्लान सबको पता है। और जनरल अजीज़ और उनकी सारे जो किचन कैबिनेट है मुशर्रफ की, एवरीबॉडी, वो सारे फ़ौज जो है ना ये एक मुशावरत से चलती है। दिस इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विद इन, लेट्स से, ठीक है ना, आर्मी। क्योंकि आई हैव सीन माई फादर, आई हैव सीन अदर चीफ्स बड़े क्लोजली जिनके साथ बड़ा ताल्लुक़ रहा कि वहाँ पे हर चीज़ जमहूरी तौर पे डिस्कशन होती है, फिर एक कंक्लूजन में पहुँचते हैं। फ़ैसला वही होता है जो चीफ़ का होता है, लेकिन उस फैसले तक पहुँचाने के लिए आप हर एक से डिस्कशन करते हैं। और अब पिछले दिनों में मेरे वाले साहब को मैंने ख़ुद भी देखा कि आकर उनके साथी जो थे, जो कोर कमांडर थे, उनके साथ बड़ी तल्ख लहजे में भी कई दफ़ा बात करते थे और वो सुनते थे बात। उनके जो वज़ीर थे वो आगे तल्ख लहजे में बात करते थे, मतलब इतना ऊंचा ऊंचा कई दफ़ा बोला कि हम अंदर होते थे घर के, वो साथ ही होता था ड्राइंग रूम, उन दिनों में छोटा घर था, आर्मी हाउस जो था, तो आवाज़ें अंदर तक आती थी। फिर हम आगे देखते थे हुआ क्या, तो पता लगा महमूद हारून साहब नाराज़ हो रहे हैं और जनरल साहब बैठे चुप करके सुन रहे हैं उनकी बात सारी। और मतलब इसी तरह जनरल फजल हक हो गए, दीगर साथी जो थे उनके, कई दफ़ा बड़ा आके तलखी से बात करते थे। तलखी इन द सेंस के रिस्पेक्टफुल तलखी, कि हाँ नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फिर वो किसी कंक्लूजन, इसी तरह बाकी भी थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती तो मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर करना था, मेरा अपना पर्सनल में। अच्छा, अभी तक आप समझते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो देखिए ना, एक ऐसा इवेंट क्रिएट हो गया। लाजमी बात है कि जब नहीं, अब तो पता चल गया तारीख से, जब जनरल जहांगीर करामत को सैक किया गया, अब वो एक अलग स्टोरी है पूरी। हाँ, उसको अभी मंजर आम पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है कि सैक हो गए वो, तो लाजमी बात है कि अप्रीहेंशन तो पैदा होगी ना यार, कि भाई एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक छोटे से बात कहने पे, जो वो छोटी बात नहीं थी, उसके पीछे पस मंज़र था कि ये कहा जी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में, नेवी में वो कह रहे हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, लाहौर में जो तकरीर की थी, तो इसका मतलब उनको सैक कर दिया जाए मतलब तो ये वजह तो नहीं थी, वजह और थी उसकी। बहरहाल ठीक, ये भी थी वजह, हो सकता है ये भी हो वजह, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन बीच में था एक दफ़ा ये भी हुआ कि चेयरमैन जॉइंट चीफ की पोजीशन खाली थी, तो किसी ने जाके मुशर्रफ साहब कहा होगा इन्हें तो उत्ते भेज देना, तले किसी और ले आएगा। तो फिर वो इस तरह कंक्लूड हुई कि दोनों ओहदे उनको दे दिए गए। एट वन टाइम ही बिकेम द चेयरमैन जॉइंट चीफ भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो जब ये सारे हुए, लाजमी बात है कि आपस में बात हुई होगी यार कि ये कहीं एग्रेसिव हो रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, तो अगर इन्होंने ये किया तो हमने क्या करना है। ऑब्वियसली यू हैव अ बैटल प्लान रेडी, अगर आप फौजी हैं। नहीं, अब तो तारीख बताती है कि दोनों ही एक दूसरे को हटाना चाहते थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं पता नहीं हटाना दोनों चाहते थे, लेकिन सोच ये रहे थे कि ये मुझे हटा देगा, वो कहते थे ये मुझे हटा देगा। मरी वाली मीटिंग भुट्टो साहब के साथ, जनरल ज़िया जो गए फर्स्ट टाइम और जनरल चिश्ती साथ हैं, वहाँ क्या ऐसा डिस्कशन हुआ कि बाहर निकल के जनरल चिश्ती भी अपनी किताब में लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि भाई वो शायद फैसला उधर ही हो गया था उसी मीटिंग में बाहर निकल के। नहीं, बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, कोई तलख कलामी वगैरह कोई ऐसी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं उन्होंने कहा ऐसा कि जनरल साहब कुछ कहते, बल्कि कुछ बेहतर हालात पैदा हो गए। बल्कि भुट्टो साहब ने कहा कि मैं आपको इक़्तिदार में आके कुछ नहीं कहूँगा, अगर ये मुझे नहीं पता कि अंदर, मतलब ये मैंने पूछा भी नहीं उन्होंने। चिश्ती साहब की किताब में ये, मैं चिश्ती साहब को छोड़ दें, अभी चिश्ती साहब ने बड़े नाराज़ थे, कई चीज़ें उन्होंने बहुत गुस्से में आके कहीं बाद में,
अभी भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी जो राय है उसमें उनका गुस्सा जो जनरल साहब के लिए था हाँ, या नाराज़गी जो थी, उसकी वजह से आप उन्हें क्रेडिबल नहीं फिर? क्रेडिबल नहीं है ना वो, क्योंकि मतलब उन्होंने जब ज़रा एग्रेसिव होने की कोशिश की थी तो उनको हटा दिया गया था उस वक्त, और जब उनको हटाया गया उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी जाने की कोशिश की, पार्टी बनाने की कोशिश की। टमाटर भी उनको लगे, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे तो बदतमीज़ी भी हुई उनके साथ, तो उनको गुस्सा था वो, क्योंकि वो 10 कोर में थे, टेक ओवर करने में उनका बड़ा एक किरदार था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो वो समझते थे कि भाई अब मैं जो है ना वो एक जगह उन्होंने बड़ी एक दो गलत बातें, कल किसी ने मुझे क्लिप भेजा तो कहने लगे सब कुछ तो मैं कर रहा था, इसको तो वो समझते थे कि ये तो कुछ कर ही रहा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तुम 10 कोर के कमांडर हो, तुम कह रहे हो कि मैं करता था तो वो नहीं करता था। बड़ा मुश्किल था उनके सामने ज़िंदगी में कुछ तो कहना, क्या मेरा था, ख्याल है। ही वॉज द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन दैट आई थिंक, कभी किसी से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बदला लेना। वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गए उनके दौर में, वज़ीर आज़म इतनी फांसी, काइंडनेस देखें तो ना, नहीं है। मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया, वज़ीर आज़म के पस मंज़र कोई नहीं देखता कि कितने लोग कत्ल हुए, नज़ीर शही से लेकर और वो चकजई से लेकर और हयात शेरपा, और मतलब उसके अलावा कसूरी बैठा हुआ है, कसूरी से जाके पूछ लो, मतलब FSF ने फायरिंग की कि नहीं की, मेरे कहने पे की। तो ये तो अब इन्होंने सारा एक, मैं ये कहता हूँ ड्रामा है, और जुडिशरी ने भी अपने मुंह पर एक कालक मल ली है इस रेफरेंस को दोबारा लाकर। ये इफ्तिखार चौधरी के सामने भी चला था रेफरेंस, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, बाबर अवान उस वक्त लेके वो आए। एक ही बात पूछता रहा कि इज देयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसके अंदर कोई लिकुमा नहीं था कि एक भी लीगली, और ये जो 48 सफ़े इन्होंने लिखे ना, इसमें भी एक कोई लीगल क्वेश्चन बता दें जो उन्होंने जिक्र किया। भाई उनकी मुखालफत थी इसलिए उसने कर दी, क्या मुखालफत थी मुझे बताया ना। सियासी तौर पे या मुखालफत क्या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब वो FIR कटी थी, वो तो ब्रिगेडियर भी नहीं थे उस वक्त, मेरे ख्याल या ब्रिगेडियर होंगे जब महमूद कसूरी साहब को शहीद किया गया। तो अब आप उसका डंका बजा रहे हैं जी कि नहीं वो तो जुडिशल मर्डर था, क्योंकि रेफरेंस में कह दिया। मुझे एक किसी भी इनको जो वो लिखने वाले हैं रेफरेंस का, एक कह दे खड़ा होकर जी कि ये गलती थी इसमें। मज़ा तब आता कि या जनरल आरिफ या जनरल चिश्ती उनकी ज़िंदगी में ये बात करते। नहीं, मेरा ख्याल जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है या आर्मी चीफ और साथ में सदर पाकिस्तान भी सारा कुछ, उसको चैलेंज करना शायद निज़ाम के लिए पॉसिबल रहता नहीं। निज़ाम शायद उसके ताबे रहता है, और वो कोई एक शहादत भी नहीं मिलती। अयूब के दौर से ले लें, जनरल ज़िया साहब के, मुशर्रफ साहब के, कि उनको किसी ने सिस्टम के अंदर से कोई चैलेंज करने वाली कुव्वत उठी हो, इम्पॉसिबल है शायद। ये भी एक वजह है, शायद ये भी एक वजह है। नहीं, ये वजह ये नहीं कह सकते कि चैलेंज करने वाली नहीं उठी। चैलेंज करने की, जब अवाम आपके साथ ना हो तो फिर चैलेंज ही होता है आपके लिए। लेकिन आपकी गवर्नमेंट उस वक्त की बेनज़ीर साहिबा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी ना दे सकी, वो शहादत भी उनकी हो गई, और UN ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें पर्दा नशीनों के नाम आ गए। पीपल्स पार्टी पे कियानी साहब खुद पहुंच गए उधर, उन्होंने कहा भाई ये क्या, ये तो नहीं चलना इधर, तो खुद लेटर लिखवाया, डिसोन करवाया। तो ये सारे मामला, वो तो देखें ना, वो तो एक जितने पाकिस्तान के अंदर हादसात हुए हैं इस किस्म के, तकरीबन सब के पीछे कोई ना कोई साजिश थी। मोहतरमा का भी यही हुआ कि पहले कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इतना बड़ा, फिर यहाँ जो हुआ लियाकत बाग में, तो सबके सामने ही है। तो ऑब्वियसली, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है, जब चलें हम मुज़ाकरा से हट के बात कर रहे हैं, कि इस किस्म के इंसिडेंट जो होते हैं, मैंने भी यही 88 के बाद यही बात करता रहा प्रेसिडेंट गुलाम इसाक से, आर्मी चीफ्स तकरीबन तमाम के साथ, इवन अप टू परवेज़ मुशर्रफ। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो यहाँ तक मतलब हर एक के साथ ही, जनरल आसिफ नवाज़ से लेकर और जितने बाद में आए, स्वाए असलम बेग साहब के, उनसे तो हमारे थोड़ा सा इख्तिलाफ ही रहा इस बारे में। तो मैं ये कहता था कि देखें, अगर तो ये साजिश है और आपने इसको बेनकाब किया, तो चले जिसके ख़िलाफ़ ये साजिश हुई वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन आने वाले तो महफूज होंगे ना, अगर आप सही इसको पिन पॉइंट इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करके और सज़ा दें, अंजाम तक पहुँचाएंगे। अंजाम। फिर क्या हुआ उसके बाद, मुशर्रफ पे हमला हुआ, शौकत अजीज़ पे हमला हुआ, मोहतरमा ने अपनी जान गंवा दी। तो उसकी वजह क्या थी? मोहतरमा के बाद भी इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी नहीं हुई, होने नहीं दी गई, जो भी कह लें आप, शवाहिद मिटा दिए गए। हाँ जी, मतलब हमारे केस में FBI जो थी, जिसको चाहिए था कि यहाँ आती, क्योंकि दो उनके भी बड़ी अहम शख्सियात उस हादसे में गई थी,
उनका मिलिट्री अटैची था, ब्रिगेडियर वासम था, उनका जो जो एम्बेसडर था वो था। और FBI की टीम यहाँ आ रही है 48 घंटे के बजाय या 72 घंटे जो उनकी ब्लू बुक में है कि जहाँ भी अमेरिकन किसी का हो तो वहाँ SOP के उन्होंने मुताबिक पहुँचना 72 घंटे में है। पहुंचना। तो वो 10 महीने बाद आ रहे हैं यहाँ पे सैर करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से हमारा अपना ही नुकसान होता है। मुज़ाकराती कमेटी के आप मेंबर हैं, तो क्या आप क्या शेयर कर सकते हैं इनिशियली, क्या देख रहे हैं आप? मुज़ाकराती कमेटी क्या कर रही है, किन खतूत पे सोच रही है, मुज़ाकराती कमेटी का माइंडसेट क्या है, कैसे वो ड्राइव चल रही है, ये मुझे प्लीज़ समझना है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया जो मुझे फीडबैक मिला है जहाँ भी मैं जाता हूँ, टेलीफोन कॉल्स अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क, लोग मतलब लोगों का तमाम फोकस इस पे है कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं। और मेरा ख्याल है कि लोग इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से कोई अच्छी चीज़ निकलेगी। लेकिन साथ साथ ये सारा डिपेंड करता है मुज़ाकरात करने वालों पे, ज़्यादा डिपेंड करता है PTI पे, मैं कहता हूँ, चले इस तरह कह लें, क्योंकि हमेशा इनिशिएटिव जो होता है ना वो उसका होता है जो कि पाबंद सलासल हो या बाहर हो। जब भी निगोसिएशंस हुई पाकिस्तान की तारीख को देख कर मैं ये कह रहा हूँ कि 1988 ऑनवर्ड्स जब भी मामलात हुए तो वो उस वक्त हुए जबकि जिसने करने थे मुज़ाकरात उसका एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए। अगर वो कहे कि नहीं मैंने नहीं करने मुज़ाकरात, तो आप तो जितने मर्ज़ी पापड़ बेल लें उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि पॉजिटिवली इसको आगे देखा जाएगा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था उनके मेंबरान ने 26वीं तरमीम जब हुई थी, उसका क्या असर हुआ देखें। एक तो ये कि हुकूमत को JUIF के वोट चाहिए थे, मौलाना साहब ने भी बहुत अच्छी विकेट पे खेला, PTI ने भी बहुत अच्छी विकेट पे खेला, दोनों आपस में एक हो गए। और उस एक होने के नतीजे में, क्योंकि हमने तो शुरू से, क्योंकि आई वॉज मेंबर ऑफ दैट कमेटी, तो देखा था कि हमारा जो पूरा मसवदा था गवर्नमेंट का, कह लें हमारा तो नहीं कहूँगा मैं, गवर्नमेंट का जो मसवदा था वो तो पीछे रह गया और JUIF का और PTI का मसवदा आगे निकल गया। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएंगे तो यू कैन अचीव अ लॉट। और अगर वो पहले कहते नहीं हमने नहीं ये बातचीत करनी, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान का वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। PTI को चाहे उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इनकी तमाम की तमाम जो डिमांड्स थी उसके अंदर आ गई कि ये भी ड्रॉप कर दो, ठीक ये है, भी ड्रॉप, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये भी ठीक, ड्रॉप। सही। तो अभी आप कह रहे हैं बड़े पुर उम्मीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई मैं हमेशा देखें ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ जब भी, और कोशिश भी करता हूँ कि मामलात जो हैं वो एक अच्छे अंदाज में आगे चलें। और माजी के अंदर भी मैंने बहुत मरतबा मतलब जब भी मौका मिला यही किरदार अदा करने की कोशिश की। पिछला इलेक्शन जो 18 का था मैं नहीं जीत सका था, लेकिन हमने कोलिशन में लड़ा था। कोलिशन इन द सेंस कि जो उनका MNA था वो डिस्क्वालीफाई हो गया था नैब से, तो उन्होंने अपने MPA उठा लिए थे और कहा जी कि हमारा और PMLZ का के साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। खैर अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन मैं नहीं जीत सका, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, चले कभी किताब में लिखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन किताब लिख रहे हैं? किताब मतलब थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ, मतलब आ जाएगी इंशाल्लाह। और कितना काम हो चुका है वो किताब पे? पब्लिश होगी मेरे जाने के बाद। मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं, कि अफोर्ड जिंदगी की में बात उसे नहीं मैं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पसंद नहीं आती, जिसमें क्रैश के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा अपना मेरा पॉलिटिकल कैरियर, उसके पीछे माजी के अंदर जो मैंने देखा 77 ऑनवर्ड्स। तैयारे का सानिया था उस पर आपने जो इन्फॉर्मेशन पास की होगी या करेंगे, हम तक तो नहीं पहुंची, जो लिख चुके हैं या सोच के बैठे हैं, तो वो एक्सक्लूसिव है सारी, वो कहीं नहीं किसी जगह मौजूद नहीं है? मतलब कुछ हिस्सा जो है ना उसका, कुछ हिस्सा तो मैं कई अपने इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। कोई टर्किश न्यूज़ एजेंसी के साथ दिया था जो कि 35 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ और ब्राज़ील से लेकर इंडिया तक छपा, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया उस वक्त। और इसके अलावा मैं ख़ुद लिख भी चुका हूँ 2009 में कई आर्टिकल्स लिखे जिसमें बहुत से सवाल उठाए गए, कुछ इंसिडेंट्स के इवेंट्स के बारे में कहा भी गया, लेकिन उसका कोई जवाब कोई नहीं दे सका।
क्योंकि मैं कभी ये नहीं किया कि किसी को हिट करूं, मैं सवाल पूछता हूं कि भाई इन सवालों का मुझे जवाब दे दें। बहरहाल वो किताब को बात आप ऐसी बीच में आ नहीं, गई। वो एक वाकया भी है ना, बाद मैं बैठा हुआ था, तलत हुसैन साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तलत हुसैन साहब ने मुझे बताया कि वो भी शायद उस मीटिंग में थे कि दी पाकिस्तान आर्मी के राइटर स्टीवन समथिंग, स्टीवन, जिसने बुक लिखी है पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की। हाँ, आर्मी बुक लिखी, तो तलत साहब कहते हैं कि वो भी साथ थे, तो प्रेसिडेंसी पे मौजूद थे, और जनरल साहब ज़ियाउल हक साहब वो वहाँ खड़े हैं और ब्लू एरिया की तरफ उनका रुख है, और F8 क्योंकि उसके आगे वो उजाड़ था, बस वहाँ तक ही थी सारी मैक्सिमम। तो उन्होंने उनको मुखातिब करके कहा, प्रोफेसर साहब, उन्हें प्रोफेसर कहते थे, तो प्रोफेसर साहब आपको पता है मैं इधर खड़ा होना क्यों पसंद करता हूँ? तो उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मेरी इधर से ना नज़र चूकती नहीं है, तो मुझे सब नज़र आता है। हाँ, तो प्रोफेसर साहब थोड़े शरारती भी थे और थोड़े बड़ा ब्राइट सवाल कर जाते थे ना, तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट योर बैक जनरल? हाँ, तो जनरल साहब ने कहा कि बैक इज़ प्रोटेक्टेड विद मार्गला हिल्स। अच्छा, सही। तो इस वाक़े के कोई 8 महीने बाद दिस हैपेंड, फिर ये अनफॉर्चुनेट वाक़या जो। हाँ। अच्छा, तो आप किताब पे भी यानी कि कुछ तबाज़माई कर रहे हैं सारा कुछ देखिए लिखा। मतलब कुछ तो अपने मतलब जो मालूमात हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं तो जिक्र होना चाहिए ना, कि आने वाले लोगों तक पहुंच सके वो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।